बिल्कुल सर, बड़ी मुश्किल से बुल बनने मिला है आज मेरे को एल&टी पर, लेकिन फिर भी जो कम एल&टी को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग होती है। करीबन 7,332 बिलियन की इसकी ऑर्डर बुक है और इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में देखें तो हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो इस कंपनी ने देखा है। 17% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखिए। सिर्फ वेस्ट एशिया या उसी के से ही कारोबार नहीं आता, इंडिया का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से देखें तो करीबन आपको 65% का कारोबार दिखेगा। तो बड़ा चंक होता है इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो यहाँ से जो कंपनी की ऑर्डर बुक निकल के आई है वो काफी पॉजिटिव है आशीष। हाँ, लेकिन ये जो ऑर्डर बुक की ग्रोथ है ना, अब यही दिक्कत की बात है। एल&टी अच्छा स्टॉक है, बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता है, लेकिन ये सही समय नहीं है लेने का। कारण मैं बताता हूँ, 49% ऑर्डर अगर आप देखें तो इनके इंटरनेशनल है, 75% इस 49 में से मिडिल ईस्ट से आते हैं, वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट में। और इनफैक्ट ये स्टॉक की जो री रेटिंग हुई थी ना, तब से हुई थी जब इन्हें इंटरनेशनल बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे। इससे पहले देखें तो डोमेस्टिक ऑर्डर्स मिलते तब तो ये स्टॉक 50 पैसे भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्डर्स की जब खबरें निकल कर आई और उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े ऑर्डर फ्लोज आएंगे, तब एक री रेटिंग हुई और फिर स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा। मिडिल ईस्ट में जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है उसके कल नतीजे आए और उन्होंने अपने केपेक्स में कोई बदलाव नहीं किया। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल उतना ही ग्रो करेंगे जितना वो पहले ग्रो करते काम कहाँ से करेंगे, सारा सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन उन्होंने फिर भी उनको भरोसा है कि ये वॉर शायद ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और इसकी वजह से उन्होंने कोई अपने गाइडेंस में बदलाव नहीं किया। एक ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात होती है क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 75% जो सऊदी अरेबिया से आता है, जो एशियन कंट्रीज से आता है कारोबार, उसी का अगर बड़ा क्लाइंट निकलकर ये बोल रहा है कि हमारे केपेक्स में कोई बदलाव नहीं है, हमारी जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर होंगे एग्जीक्यूट, तो कोई कंसर्न वहां से हो रहे हैं टाइम पर एग्जीक्यूट। लेकिन एक दिन का थोड़ी ना होते प्रोजेक्ट, आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन की मार लगेगी, ऑर्डर बुक है, कॉस्ट तो लगता ही रहता है और इसी के चलते आप देखें तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी बात आप देखिए कि आईटी का बहुत बुरा हाल है। इनके पास एलटीटीएस है, एलटीआई माइंडट्री है, इन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो ऑफाइस के एक्शन देखने को मिल रहे हैं और एग्जीक्यूशन रिस्क है ना, इंटरनेशनल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की साइकिल है ना वो काफी स्ट्रांग है और बजट में भी इस बार जो एलोकेशन है वो 11% से ज्यादा बढ़ाया था। तो आप सिर्फ डोमेस्टिक पर बजट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी तो नहीं आई थी, लेकिन एल&टी ने तो लाइफ हाई पे ट्रेड किया था ना। खाली अभी यही मेरा अगला तर्क होने वाला है कि स्टॉक अगर आप देखें तो अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिर गया। ये शुक्रवार को शॉर्टली गिरा था, लेकिन अपने हाई से देखें तो 20-22% ये टूटा हुआ है। 20-22% टूटा है तो देख लीजिए प्राइस टू अर्निंग भी 20-22% नीचे है और यही CLSA का भी मानना है कि अगर इतना बड़ा करेक्शन इतने बड़े स्टॉक में आता है जिसकी ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली बाइंग ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। और सारे ब्रोकरेज हाउस यही मान रहे हैं, सारे ब्रोकरेजेस नहीं मान रहे। मैं एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आपको बताता हूँ, ये क्या कह रहे हैं कि 18% गिरावट और आ सकती है इस 22% के लुढ़कने के बाद अगर वॉर कंटिन्यू होती है, क्योंकि नुपुर मानना पड़ेगा वॉर कंटिन्यू होती है तो वॉर लाइफ टाइम नहीं चलती। कोई भी वॉर खत्म होती है और उसके बाद जो रशिया यूक्रेन की खत्म हो गई उसका, लेकिन महत्व तो खत्म हो गया ना।